आज इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले करंट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है और चार्ज्ड पार्टिकल क्या होते हैं। बात करते हैं हम स्टार्ट चार्ज पार्टिकल की, कि किसी भी पार्टिकल को आप चार्ज्ड पार्टिकल कब कह सकते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल की एक खास बात होती है कि वो अपने सिमिलर चार्ज्ड पार्टिकल को रेपेल कर सकता होगा। अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल आपको देखना है कि ये चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, तो आप सबसे पहले एक बात समझिएगा, अगर वो किसी दूसरे पार्टिकल को जो उसके सिमिलर हो उसे रेपेल कर सकता है तो वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, अदरवाइज वो एक अनचार्ज्ड पार्टिकल है। आप कहेंगे सर चार्ज्ड पार्टिकल तो अट्रैक्ट भी करता है, तो अट्रैक्शन के बाद अगर कहीं कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है तो उसे हम चार्ज्ड क्यों नहीं कह सकते। आप उसे कभी भी चार्ज पार्टिकल सिर्फ अट्रैक्शन को देखकर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक अपने ही जैसे दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स का नाम वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब न्यूट्रॉन तो एक अनचार्ज्ड है, उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। वो सिमिलर पार्टिकल जो दूसरा न्यूट्रॉन है उसे अट्रैक्ट करता है। वहाँ कोई भी ना तो चार्ज्ड पार्टिकल है ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, लेकिन फिर भी वहाँ अट्रैक्शन हुआ है। वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण है। तो आप क्या कहेंगे कि अट्रैक्ट तो न्यूट्रल बॉडीज भी कर सकती हैं, दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ करके आए हैं, जो न्यूटन्स की थ्योरी थी। आप क्या कहेंगे कि अगर मुझे पता करना है कि कोई पार्टिकल चार्ज्ड है या नहीं है, तो वो सिमिलर पार्टिकल को रेपेल करता हो। रिपल्सन ही श्योर टेस्ट है जिससे आप पता करेंगे कि पार्टिकल चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड। चलिए बात करते हैं तीन तरह के पार्टिकल्स की। पार्टिकल फर्स्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में आप सबसे पहले नाम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में आप सबसे पहले नाम लेते हैं प्रोटॉन का, और न्यूट्रल पार्टिकल्स में आप सबसे पहले नाम लेते हैं न्यूट्रॉन का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या सिर्फ प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, या सिर्फ न्यूट्रॉन ही अनचार्ज्ड पार्टिकल है। लेकिन आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। आप सबसे पहले लिखिएगा नेगेटिव चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड न्यूट्रल। बात करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की। आपने तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सिर्फ आज तक एक इलेक्ट्रॉन सुना है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इस वीडियो से, और आप कंपटीशन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप दूसरों से आगे निकलेंगे। पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और होता है जिसका नाम होता है पाई नेगेटिव मेसॉन। मेसॉन्स थ्योरी 1972 आप पढ़ सकते हैं। मेसॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर राइज करते हैं और उनका मास 270 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, और एक पाई नेगेटिव मेसॉन के ऊपर चार्ज एग्जैक्ट बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन के। थर्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है क्वार्क, डाउन क्वार्क। अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है और एनसीईआरटी की भी बात करूं तो उसमें आता है इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। ये बात वहाँ तक सही है अगर मैं एक स्टेबल चार्ज पार्टिकल की बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं एक स्टेबल चार्ज पार्टिकल की बात नहीं करता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डाउन क्वार्क एंड अप क्वार्क मीन्स क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। वो बात दूसरी है कि वो एक अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस के अंदर राइज करता है। डाउन क्वार्क और अप क्वार्क, क्वार्क दो तरह के होते हैं और इन्हीं दो क्वार्क की बदौलत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बनते हैं। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स जन्म कैसे लेता है, प्रोटॉन कैसे जन्म लेता है, न्यूट्रॉन कैसे जन्म लेता है।
डाउन क्वार्क या अप क्वार्क या क्वार्क वो इलेक्ट्रॉन से भी 100 टाइम छोटे होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज पार्टिकल क्या है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, क्वार्क। क्वार्क दो तरह के हैं, मैंने आपको बताया, एक डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1/3 इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये डाउन क्वार्क की बात हुई। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। सबसे पहले सभी के दिमाग में एक बात आती है, प्रोटॉन। जी हाँ, प्रोटॉन एक स्टेबल चार्ज पार्टिकल है। अगर मैं बात करूं, ये दोनों अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, ये एक स्टेबल चार्ज पार्टिकल है। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर लाइज करते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर लाइज करता है। आपको क्लास 9th में ये बताया गया था कि एटम के अंदर 3 ही तरह के पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियस के अंदर भी 32 टाइप्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें 4 फैक्टरों में आप डिवाइड करेंगे, हाइड्रॉन्स, मैसॉन्स, म्यूनॉन्स, फोटॉन्स वगैरह। ये आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसे आप एलिमेंट्री पार्टिकल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसे आप तोड़ भी सकते हैं, हायर टेम्परेचर पर इसे आप तोड़ भी सकते हैं। लेकिन इस पार्टिकल का मास एंड चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। थर्ड, ड्यूट्रॉन। यह भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका मास ड्यूट्रेनियम मतलब 1H2 के न्यूक्लियस के बराबर है और चार्ज भी 1H2 के न्यूक्लियस के बराबर है, तो इसका नाम है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रेनियम। एक वीडियो में मैं आपको अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन डिटेल में समझाऊंगा। उसी वीडियो में मैं आपको पाइप नेगेटिव मैसोन, ऐसे ही पाइप पॉजिटिव मैसोन्स होते हैं, उन्हें समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको डाउन क्वार्क बताया, ऐसा ही एक अप क्वार्क होता है जिसके ऊपर +2/3 इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। न्यूट्रल पार्टिकल। सबसे पहले सभी के दिमाग में न्यूट्रॉन की बात आती है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा हैवियर होता है प्रोटॉन से। वो हैवियर क्यों है वो भी मैं आपको मैसॉन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा क्यों होता है प्रोटॉन से। एक पाई न्यूट्रल मैसॉन। एक मैसॉन होता है जो न्यूट्रल होता है, वो भी एक न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल है। आपके पास मेनली मैंने आपको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बताए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बताए, इलेक्ट्रॉन्स बताया। अब इसके बाद बात करते हैं हम सिर्फ क्लास 10th के सिलेबस की। हमारे पास आएगा करंट एंड फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रोटॉन्स को। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बॉडी को अगर आपको पॉजिटिव चार्ज देना है तो आप उसके पास प्रोटॉन्स भेज देंगे। आप हमेशा क्या करेंगे, अगर आपको मान लीजिए एक बॉडी ये है ए और एक बॉडी बी ये है, हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, हर बॉडी के पास इनिशियल कंडीशन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। मान लीजिए आपको ए बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड करना है तो आप बी से ए पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे। हर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा ए बॉडी पर जो बी से आया है, और जहां बी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वहां एक वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए। पहले क्या थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए बढ़ा क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जो प्रोटॉन्स इसके पास ज़्यादा बचे हुए हैं उनका इफेक्ट इसके ऊपर अब ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग बनती है वो ये बनती है फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
said to be flow of charge। आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे। और फ्लो ऑफ चार्ज समझने के लिए आप एक फॉर्मूला समझेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज अगर आप Q मानते हैं और नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप N मानते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं E निगेटिव लिखूंगा, वो आप E मानते हैं जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होती है। यहां से आप दो चीजें नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन का हो या यूरेनियम का, चाहे हीलियम का, चाहे किसी भी एलिमेंट का, हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर होती है, उसका मास सेम होता है, उसके ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो आप जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे N इंटू E। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, ये भी आप नोट करेंगे। ये चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा अगर आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी पर ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए आप A बॉडी से B बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी प्रोटॉन्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जहां एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपके ग्रेविटेशन फोर्स के रेस्पेक्ट में 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं होता। तो कभी दो प्रोटॉन को आप अलग तो नहीं कर सकते कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आपको प्रोटॉन्स ट्रांसफर करने हैं और आप उस फोर्स को कम कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और जिससे गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। एक चीज समझिएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है, उसका मास स्लाइटली कम होगा, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसका स्लाइटली मास इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते कि आपने हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और एलिमेंट्री पार्टिकल को कभी भी आप तोड़ नहीं सकते बिलो 10,000 केल्विन टेम्परेचर, और 10,000 केल्विन टेम्परेचर आप अर्थ की सरफेस पर रह करके नहीं दे सकते। तो समझिएगा कि अगर ए बॉडी से बी बॉडी पर आपको n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं तो हमेशा n की वैल्यू 1, 2, 3 की ही फॉर्म में लेंगे आप, मतलब होल नंबर्स में लेंगे। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि n की वैल्यू आप हाफ ले लें या 3/2 ले लें या एटसेट्रा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज पार्टिकल अभी आपने पढ़ा, और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी पे आप ट्रांसफर करेंगे तो वो नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4 मतलब होल नंबर्स में ट्रांसफर करेंगे। कभी आप फ्रैक्शनल नंबर में आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप एक चीज समझिएगा, आप इस मेथड को आप क्वांटाइजेशन मेथड भी कहते हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर करते हैं। अभी बात करते हैं दो चार्जेस आपको मैंने बताए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज की, कि उनके बीच बेसिक प्रॉपर्टी है किस तरह की। तो मेनली हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, देन दे विल रेपेल ईच अदर। अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, देन दे विल रेपेल ईच अदर। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बात करते हैं कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रेपेल करते क्यों है। एक बात समझिएगा जरा बहुत ध्यान से, कोई भी बॉडी हो इस यूनिवर्स के अंदर वो खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश करती है।
अगर कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय होने की बात आए, कभी दोबारा से बिग बैंग होता है यूनिवर्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले टूट जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसके बाद टूटेगा प्रोटॉन, और सबसे लास्ट तक जो बचा रहेगा वो न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हर एक पार्टिकल, कोई एलिमेंट्री पार्टिकल हो या नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल हो, एलिमेंट्री पार्टिकल वो होते हैं जिन्हें तोड़कर उनसे छोटे पार्टिकल आप नहीं बना सकते, और नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आप तोड़ सकते हैं। तो आप एक चीज़ समझिएगा, कभी भी अगर सिमिलर चार्ज पार्टिकल या लाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रेपेल इसलिए करते हैं ताकि अगर कहीं वो एक दूसरे से मिले और 0 कूलम्ब चार्ज से और भी दूर ना चले जाएं, और अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए आपके पास -2 कूलम्ब चार्ज है और -2 कूलम्ब चार्ज है, +2 कूलम्ब, अगर ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो 0 कूलम्ब बनेगा, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और सबसे लंबी लाइफ तक जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो सबसे लंबी लाइफ तक जिएंगे। तो अगर दो आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इकट्ठा कर दें तो बनेगा -4 कूलम्ब। ये 0 कूलम्ब से पहले इतनी दूर था और ये भी इतनी दूर था, और अब ये इतनी दूर होगा। अगर आप इसे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करके देखें तो ये पॉइंट 0 कूलम्ब से बहुत दूर आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, इसी कारण कभी सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं करते। अगर मैं बात करूं आपसे कि किस कंडीशन में सिमिलर पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जब दो पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता हो। दरअसल दो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, और रेपेल करते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रेपल्सन के कारण। अगर अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर रेपेल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रेपल्सन। इससे 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब मैं बात करता हूं न्यूक्लियस के अंदर की, तो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम स्ट्रॉन्ग है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इफेक्ट खत्म कर देता है, और वहाँ प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। एक कंडीशन और है, मान लीजिए आपके पास एक हाईली डिमिनिश्ड चार्ज पार्टिकल है, बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल, बहुत छोटा, इसका मास भी बहुत कम है और इसके ऊपर चार्ज भी बहुत कम है। एक बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल है, इसका मास भी बहुत ज़्यादा है, इससे लगभग 100, 200 और 1000 टाइम्स ज़्यादा, और इसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा है। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, भले ही दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों ना हो या नेगेटिव चार्ज क्यों ना हो, क्योंकि अगर एक बहुत छोटा हाईली डिमिनिश्ड चार्ज पार्टिकल होता है और एक बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल होता है, तब उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रेपल्सन जो लगता है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और दोनों पार्टिकल एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन माय डियर वहाँ अब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ही है, लेकिन वो बात दूसरी है कि अब ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास, और प्रोटॉन जो आपके काम आएंगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में इससे बड़ा प्रोटॉन और उससे बड़ा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। कभी मैं आपको मेसन्स थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपकी समझ आएगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी क्यों है। तो बात करते हैं मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मास 9.1 × 10⁻³ kg के बराबर होता है। मास की ऐसा यूनिट kg लेंगे आप हमेशा, आप क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 से लिखेंगे आप, भले ही आपकी बुक्स में 1.67 लिखा हो, 1.66 × 10⁻27 kg। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन का मास इससे हल्का सा ज्यादा, जी,
1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक चीज समझिएगा, हमें यह बताई गई थी बात क्लास 9th में कि मास डू नॉट चेंज, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मास चेंज विद स्पीड। एक आप हायर एजुकेशन क्लास 11th क्लास 12th में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, m इज इक्वल्स टू m0√1 - v²/c²। ये फॉर्मूला ये लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका यूज मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में किया था। 1903 में उन्होंने इस फॉर्मूले का इसे स्टार्ट किया था अपनी थ्योरी में, और 1927 में से कंप्लीट पूरा का पूरा इससे एक्सप्लेन किया था इक्वल टू mc² को। अगर एक पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो उसका मास आप हमेशा m0 लेंगे, रेस्ट मास। यह है मास इन मोशन। ये स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इसकी फिक्स वैल्यू 2,90,994 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वैक्यूम में भी परफेक्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होती। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास स्पीड के साथ बढ़ता है, लेकिन वो स्पीड भी लगभग 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। लेकिन कभी भी अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उसका चार्ज स्पीड के कारण डिस्टर्ब नहीं होता। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेस्ट मास ये है, हमेशा ये आप रेस्ट मासेस लेंगे। ये सभी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, प्रोटॉन का रेस्ट मास, न्यूट्रॉन का रेस्ट मास है। अगर ये रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलते हैं 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से, तो इनका मास ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। ये मैथमेटिकली प्रूफ है, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब बात करते हैं इनके चार्ज की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब को आप कैपिटल C लिख सकते हैं। आप -e भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मान सकते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव में उतना ही प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव में, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, ना तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ना ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। हम फ्लो ऑफ चार्ज की भी बात कर चुके हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेट टू बी फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब हमारा चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें करंट भी पढ़ना है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरीके से होती है ये भी पढ़ना है। सबसे पहले समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, आप बुक्स में बना देखते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको बताऊंगा सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है। अगर आप कभी भी ये बना देखते हैं जिसमें 2 टर्मिनल है, बड़ा और एक छोटा, तो इसे आप सेल कहेंगे, सेल। और जब सेल सीरीज में जुड़ते हैं तो उसे आप बैटरी कहेंगे। इसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका जो इस वायर से ज्यादा रुकावट पैदा कर सकता हो करंट के रास्ते में, करंट या फ्लो ऑफ चार्ज के रास्ते में जो इस वायर से ज्यादा रुकावट जनरेट कर सकता है, आप उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। मान लीजिएगा कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। हमेशा एक बात समझिएगा, ये आपकी वायरिंग है और इस वायरिंग में ही चार्ज फ्लो होता है। तो सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया आपके लिए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि आपने फ्लो ऑफ चार्ज सेट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट टू बी फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं आप। अब पढ़ते हैं व्हाट इज करंट। करंट है क्या? करंट को आप कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, said to be इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट की शुद्ध शाकाहारी आपके पास डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। कई बार बच्चा सीबीएसई बोर्ड की मैंने शीट्स चेक की थी लास्ट ईयर, उसमें लिखा हुआ था फ्लो ऑफ चार्ज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। ये गलत है। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर आप उनकी स्पीड के हिसाब से निकालें कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वायरिंग के अंदर या सर्किट के अंदर कितनी सेकेंड्स में फ्लो हुआ है, तो वो जो मैग्नीट्यूड डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा उसे आप इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो करंट आपके पास, मैं इलेक्ट्रिक करंट को करंट लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी ज़्यादातर बुक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट ना लिख करके करंट लिखा हुआ है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। आप I से हमेशा करंट को डिनोट करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज को आप Q से डिनोट करेंगे, टाइम को आप T से डिनोट करेंगे। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको फ्लो ऑफ चार्ज नहीं दिया गया किसी न्यूमेरिकल में, आपको दिया हुआ है कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आप Q को क्या लिखेंगे? Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तब आप एक फॉर्मूला बनाएंगे I इज इक्वल टू Ne अपॉन T। ये फॉर्मूला इसके सिमिलर है एग्जैक्ट। अगर न्यूमेरिकल में आपके पास चार्ज की वैल्यू दी जाए कि 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है 2 सेकंड के अंदर, तो कैलकुलेट द करंट, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको कह दिया कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं 3 सेकंड या 10 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर, तो आप जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी जाएगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, SI यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, एंड SI यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर। मान लीजिए आपको याद रही SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, तो SI यूनिट ऑफ टाइम तो सभी को पता है सेकंड, और आप भूल गए SI यूनिट ऑफ करंट। सीबीएसई बोर्ड के उस दिन की बात है जिस दिन आपका एग्जाम है, तो आप एक चीज समझिएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो आप करंट की SI यूनिट अगर लिखते हैं कूलम अपॉन सेकंड या कूलम पर सेकंड, तो भी 100% करेक्ट है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ? एम्पियर कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। अब बात करें हम, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर अपॉन स्केलर मैंने आपको बताया था स्केलर होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इतना पढ़ने के बाद एक छोटे से न्यूमेरिकल को ले लेते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इफ 9 कूलम, 9C का मतलब है 9 कूलम चार्ज फ्लो इन 3 सेकेंड्स। अगर 9 कूलम चार्ज 3 सेकेंड्स के अंदर फ्लो हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना करंट वहां इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो हुआ है या उस अप्लायंस के अंदर फ्लो हुआ है जो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। सबसे पहले आप इस तरीके से लिखिएगा, वी नो दैट, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टीचर को लगेगा आपको नॉलेज डीपली है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो टीचर को ऐसा भी लग सकता है कि आप कोई रटी रटाई चीज लिख करके आ गए। आप फॉर्मूला पहले लिखिएगा कि करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और करंट I चार्ज Q अपॉन टाइम T। तो I इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज मतलब 9 कूलम अपॉन 3 सेकेंड्स, तो आपके पास 3 एम्पेयर आंसर। आप एम्पेयर को 3A लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे न्यूमेरिकल की जिसमें आपको डायरेक्ट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं दिया गया, उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दे दी गई है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इफ 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड। किसी भी सर्किट के अंदर 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं 1 सेकेंड के अंदर। तो आप सबसे पहले लिखिएगा, वी नो दैट करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम,
और I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। लेकिन माय डियर मेरे पास यहाँ Q की तो वैल्यू ही नहीं, तो मैं अपने दिमाग की बत्ती जलाऊंगा और दिमाग की बत्ती के अंदर मैंने क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू NE। तो आप I इज इक्वल्स टू NE इज इक्वल्स टू T लिखेंगे। N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि E की वैल्यू आप क्या लेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और टाइम आपको दे दिया गया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आप सोल्व करिएगा, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 6 माइनस 13 कूलम अपॉन सेकेंड। मैंने आपको बताया था अभी एम्पेयर। तो आपके पास ये आंसर कि करंट इतना फ्लो होगा। अभी हम चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दियर बेसिक प्रॉपर्टीज और फ्लो ऑफ चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ करंट, वो स्केलर है या वेक्टर है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर चुके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पैदा होता है उसके बाद करंट पैदा होता है, या करंट पैदा करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सेल मैंने आपको जो ड्रॉ करके बताया था, आप पढ़ भी चुके होंगे कहीं बुक्स वगैरह में। मैं उसमें बताऊंगा आपको कि उसका नेगेटिव टर्मिनल छोटा और पॉजिटिव ही बड़ा क्यों बनाते हैं। जब मैंने स्टूडेंट लाइफ में ये पूछा था तो मुझे ये जवाब मिला था कि कुछ तो मानते ही हम, तो हमने यही मान लिया कि पॉजिटिव बड़ा और नेगेटिव छोटा। नेक्स्ट आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सेल से आप बैटरी बनाएंगे किस तरीके से। और पोटेंशियल कोई वस्तु नहीं होती, वो एक तरीके का फोर्स होता है, फोर्स।